लो जल्दी से। न्यूक्लियस पता होगा तुम लोग को, क्या लिखने में भी शर्म आती है। कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहली बार सुना होगा ये। यस सर। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। सर शॉक लगा है। हाँ शॉक, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सब बकवास हटाओ यार जल्दी से। मेनली आओ, न्यूक्लियस को हम लोगों ने मतलब ज्योमेट्रिकली इसको आप स्फीयर मानते हो। रेडियस को डिफाइन करते हैं इसके by some equation which is r0 and mass number to the power 1/3। ये सब मेरे ख्याल से ऑलरेडी नोन होगा आपको कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए r0 into mass number to the power 1/2, जिसमें r0 जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब अलग अलग बुक्स में इसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। तो जैसे आप HCV में जाओगे तो 1.1 into 10⁻⁻15 मीटर मेंशन किया गया इसको। NCERT जाओगे तो ये 1.2 into 10⁻⁻15 है। मतलब एक्चुअली थोड़ा सा वेरिएबल है, मतलब कहीं 1.1 से 1.3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए कि क्या दिया ये, और अगर कुछ नहीं स्पेसिफाइड है तो जेईई मेन के पेपर में आप एनसीईआरटी वाला डेटा यूज करें। ठीक है। यस सर। मतलब जो सीबीएसई बेस्ड पेपर होगा तो फिर हम उसमें ये मानते हैं कि जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सच है, बाकी झूठ है। और फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, तो वो आप निकालोगे ना, उसका मास ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो क्योंकि स्फीयर माना है तो वॉल्यूम 4/3 पाई इसका रेडियस का क्यूब, आर क्यूब रखेंगे तो वो कैपिटल R0 का क्यूब एंड कैपिटल ए। और मास ऑफ न्यूक्लियस, तो बेसिकली मास नंबर का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइंड नंबर है वो, और दोनों लगभग सेम मास के हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट लगभग बराबर मास के हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंड फॉर्म में ए हो गए, एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ नियरली 1.67 10⁻⁻27 के आसपास आता है किलोग्राम में। तो इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू एक्चुअली। अब बुक्स में तो यहाँ तक दिया है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन चैडविक ने की थी, और ये सब। यार ये कार्बन के लिए कैलकुलेट किया इन लोगों ने, है ना। वैसे तो मास नंबर कैंसिल हो जाता है ना, ए और ए तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो किसी के लिए भी करोगे सेम ही आंसर आएगा। और हम ये वैल्यू यूज करने जा रहे हैं 1.2 वाली। तो ये कैलकुलेशंस के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 2.4 और 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वो लगभग सभी न्यूक्लियस के सेम आंसर आएगा, बिकॉज ये जब कैंसिल हो रहा था मास नंबर के इंडिपेंडेंट डेंसिटी है, एवरी न्यूक्लियस है सेम डेंसिटी 2.4 10⁻17। ये जेईई का भी क्वेश्चन था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो सीधा सा आंसर था 10⁻17। ठीक है, आगे बढ़े। ये 3-4 बेसिक पॉइंट है। स्फेरिकल, रेडियस, डेंसिटी, और सेम डेंसिटी फॉर एवरी न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। नेक्स्ट पार्ट पे आओ, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अगर हम बात करें कि अगर आप ये मान लो कि न्यूक्लियस में कैपिटल Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और
कैपिटल N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, या फिर उसको हम मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, A माइनस Z कर सकते हैं इसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एलजेब्रा के हिसाब से अगर आप एलजेब्रा मतलब मैथ यूज करोगे तो मैथ के हिसाब से मास ऑफ न्यूक्लियस जो आना चाहिए वो Z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड प्लस A माइनस Z मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। सिंपल मैथ्स का लगाए तो मैं जितने प्रोटॉन है उनका मास और जितने न्यूट्रॉन है उनका मास ऐड कर दे तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा मैथ के हिसाब से। बट रियलिटी थोड़ी अलग है। रियलिटी ये है कि जब एक्सपेरिमेंट में मास न्यूक्लियस का देखा जाता है तो वो इससे कुछ कम आता है। मतलब जो एलजेब्रा बोलता है उसके हिसाब से, जो एलजेब्रा के हिसाब से होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस का थियोरेटिकल मास। बट एक्सपेरिमेंट्स में जब इसको मेजरमेंट की गई है तो एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन दिस वैल्यू, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। इससे कम है। रियल मास ऑफ न्यूक्लियस विच इज एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन दिस एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, उससे कम आता है। और यार इस बुक में वो टेबल नहीं है शायद, पीरियोडिक टेबल जो होती है। तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें पीरियोडिक टेबल बनी है? नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो M experimental is less than this theoretical mass। बुक्स में जो मास अवेलेबल होगा ना आपके हर किताब में पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी के देते हैं। वो आपको एक्सपेरिमेंटल मास प्रोवाइडेड है, कोई भी जितने भी आप मास अपने टेबल्स में देखते हो वो सब एक्सपेरिमेंटल मासेस है। हाँ सर, और वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ जो लिखे रहते हैं, लिखा होता है, सबका मास लिखा होता है। तुम लोग घर पे बैठे हो, तुम लोग जरा कोई टेबल देख के बताओ कि कैल्शियम 20 होता है ना, 20 Ca40। यस। और ये कौन होता है 10-20 वाला? नियॉन। जरा देखो आप नियॉन का कितना मास गिवन है अगर आपके टेबल्स में, इसका मास और इसका मास अगर देखा जाए, क्योंकि अगर मैथ्स चलती है ना, अगर मैथ्स के हिसाब से चलती है तो नियॉन से डबल मास आना चाहिए, डबल प्रोटॉन हो गए, डबल न्यूट्रॉन हो गए। तो सिंपल मैथ लगाओगे, अगर इसका जो भी मास होता है इसका डबल करने पर कैल्शियम का मास आ जाना चाहिए। बट अगर आप टेबल्स चेक करोगे तो कैल्शियम का मास नियॉन के डबल से कुछ कम आएगा। यस सर। कभी भी चेक कर लो, किसी भी बुक में लिखा होगा लेस। उसका रीजन ये है कि जो कैलकुलेशन ऑफ मास है वो मैथ के हिसाब से नहीं चलती है। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मिला यार, जो डिफरेंस होगा ना इन दोनों के बीच में, थ्योरेटिकल मास में और एक्सपेरिमेंटल मास में डिफरेंस, वो मास डिफेक्ट कहते हैं इसको। डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। इसमें एरोडो में शायद होगा यार, निकल गया पेज। कम होगा उसमें। हाँ, तो इसका मतलब ये उस हिसाब से नहीं। और ये जो मैंने बोला ना भी कैल्शियम का मास नियॉन के डबल से कम है, ये भी अपना जेई का ही क्वेश्चन है कि विल इट बी डबल और मोर देन डबल और लेस देन डबल। तो आंसर था लेस देन डबल। थोड़े से थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इसमें। और रीजन क्या है स्पेसिफाई किया गया है इसका कि ऐसा क्यों होता है कि जो मास हम एक्सपेरिमेंट्स में निकालते हैं वो कम क्यों आता है, यानी कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं कर रहा है। आइसोटोप कहाँ गए? अच्छा, आइसोटोप से भी याद है यार, इसमें ये भी पूछते हैं आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। पढ़ लोगे ना फिजिक्स में? हाँ यार पूछते हैं भाई, कभी कभार, मतलब 20-25 सालों में एक आध बार कभी आया। खैर यार, इसका रीजन व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वो आइसोडाइफियर्स ये सब पूछते हैं। हाँ देखो उसका रीजन है
इसको मैंने एटम के बेस पे समझाता हूँ आपको। न्यूक्लियस को तो समझने के लिए आप थोड़ा सा एटम का एग्जांपल लेते हैं और स्पेशली हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल। यार ऑनलाइन वाले लोग, तुम लोगों से हेल्प चाहिए, आसपास किताब रखी होगी। हाइड्रोजन एटम के अंदर आप बोलते हो कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। मुझे एग्जैक्ट बताओ कि प्रोटॉन का मास है कितना, आपके बुक्स में कहीं दिया होगा या नहीं तो तुम लोग एग्जैक्ट बताओ। जो नहीं, उसमें एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में भी इसका मास और एचसीवी में दिया होगा। देखो एचसीवी के न्यूक्लियस वाले चैप्टर में जाओ, सबसे लास्ट वाला चैप्टर खोलो, उसमें डेटा होगा इसका। आपको एक्चुअली समझ आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। चैप्टर के स्टार्टिंग में जहाँ न्यूक्लियस वाले चैप्टर की सर एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज में आगे 1.007 pm नहीं, 007 एक मिनट रुको, यहाँ नहीं जाओ तुम, यहाँ मिल जाएगा तुमको सब, यहाँ सबके मिल जाएंगे एक साथ। बोलो जरा वन, हाँ 277 7276 ये है ना जो हाँ मार्क्स सर, गिवन है नेट बुक में। पे वो लास्ट वाला 7 दिया है 6 अब ये दिक्कत आती है, कहीं कहीं पर 6 लिखा होता है, कहीं नेट पे 7 है ये। अब सही नहीं, एक नहीं है इसमें, 0.001 का भी डिफरेंस आया तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है आंसर। तो ये बिल्कुल कंफर्म करना पड़ेगा कि ये डिजिट 6 है या 7 है, मतलब इसमें प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये साइंस डायरेक्ट नाम की वेबसाइट है, उस पे आ रहा है उसका लास्ट भरोसा में मत 7। करो। तुम्हारे में 7 है प्रोटॉन के मास में, हाँ 7 लिखा है। अरे बॉडन दास इसकी बात एचसीवी कर में रहे तो हैं सर आप, एक मिनट। 7276 है। चलो कोई बात नहीं। और इलेक्ट्रॉन का मास देखो जरा, सॉरी न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी मास वही दिया होगा तुम्हें। हाँ सर, वो 76 ही है, विकिपीडिया पे भी दिखा रहा है। 0.000 3 जीरो है ना, 54। तो अब इन दोनों को जरा ऐड करो कैलकुलेटर से, तो ये हाइड्रोजन एटम का मास आना चाहिए। एचसीवी में एटम का मास, 5485 दिया है। अबे ये लोग भी एचसीवी देख रहे हैं भैया, 5486 ना। यही दिया है सर, यही दिया है सर, यही दिया है। उधर अनंत कह रहा है 5 दिया है। भैया तुम आई चेकअप कराओ। ऐसा सही में? सर यही दिया है कल मैं सर। आपको फोटो भेजूंगा सर, अभी देखिएगा। तुम्हारी डुप्लीकेट किताब होगी। सर ये सस्ती वाली किताब। होता रहता है, एचसीवी में डिस्पैरिटी आने लगती है आंसर की वगैरह में। कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड करो, तुम बताया। ये आपका मास मैथ के हिसाब से आना चाहिए। अब जरा इसको गूगल करके देखो, मतलब जो जेन्युइन वेबसाइट है उनकी बात कर रहे हैं, फर्जी वाली बहुत वेबसाइट है, उस पर किसी का भरोसा नहीं कर सकते आप। ये तो बुक में ही कहीं देखो लिखा हो हाइड्रोजन एटम का मास क्या है, पीरियोडिक टेबल वाले कहीं दिया हो ना, तुम ऑनलाइन वाले देखो यार, किसी केमिस्ट ये हाइड्रोजन एटम का मास, कोई केमिस्ट्री की बुक नहीं है यार उसमें, पीरियोडिक टेबल वाली, उसमें देखो जरा। तुम चेक करके बताओ क्या है, तुम्हारे नेट पे क्या दिखा रहा है। 784 दिखा रहा है, इसमें 2 Difference आ रहा है हम लोग का है 4। यस सर। ये मैं बोल रहा हूँ कि वो मैथ के हिसाब से मास नहीं चलते एक्चुअल में, डिफरेंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा अलग सी स्टोरी है कि एटम का मास आपके मैथ से जो कैलकुलेशन हो रही है उससे ज्यादा ही आ रहा है बल्कि कुछ। हाँ कह सकते हो। तो रीजन क्या होता है ना इसका, कि ऐसा क्यों होता है, वो इस तरीके से बताते हैं। देखो जो मॉडर्न फिजिक्स में ये कहा गया है कि जो एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो ऐसा बोलते हैं कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फार अवे होंगे, मतलब काफी दूर दूर होते हैं इनके बीच में, जिसको बोल सकते हो कि प्रोटॉन आइसोलेटेड है और न्यूट्रॉन भी आइसोलेटेड है। तो जब ये आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं तो इनका मास आप मैथ के हिसाब से निकाल सकते हो कि मान लीजिए अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है एंड दे आर इन द स्टेट ऑफ आइसोलेशन, एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो सिस्टम का टोटल मास ऑफ सिस्टम विल बी रिटन एज मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। कोई डाउट नहीं है इसमें।
जब ये आइसोलेटेड हो, मतलब कि एक दूसरे से किसी भी तरीके से कोई इंटरेक्शन ना कर रहे हो, यानी कोई फोर्स वगैरह ना लगा रहे हो। लेकिन जब ये क्लोज आते हैं और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स आती है जो कि फंडामेंटल फोर्स में है। फंडामेंटल फोर्स, 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से अब चौथी फंडामेंटल फोर्स, इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती है जो कि अट्रैक्शन की होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो मैकेनिक्स की प्रिंसिपल के हिसाब से चले, अगर जब इन दोनों का आइसोलेटेड स्टेट में थे और इनके बीच किसी भी तरीके की फोर्स नहीं थी, तो इन दोनों के बीच किसी भी तरीके की इंटरेक्शन एनर्जी नहीं रही होगी। जब इंटरेक्ट ही नहीं होंगे तो इंटरेक्शन एनर्जी जीरो होगी। और जब ये क्लोज आएंगे और अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तो इनके बीच एक इंटरेक्शन एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। और जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन में जितनी भी एनर्जी है, आप चेक करो, ग्रेविटेशन नहीं, चार, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं है सर वो वाली है, ये, चार जैसे ये तो फंडामेंटल फोर्सेस में से हाँ एक जी, है, स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियर तो फोर्स। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन भी नहीं है, ये वो न्यूक्लियर फोर्स बोल तो रहे हैं, फंडामेंटल। सर वो ये अलग स्ट्रॉन्ग है, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग तो है ही है, बट अट्रैक्शन वाली है, और अट्रैक्शन की फोर्सेस में इंटरेक्शन हमेशा नेगेटिव एनर्जी में। नेगेटिव आता है, बाउंड होने। ग्रेविटेशन याद करिए, दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी लिखते हो -G m1m2/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्ज अगर एक प्लस और एक माइनस हो, उनके बीच अट्रैक्शन हो, तो K(Q1 Q2/r) में भी माइनस आ जाएगा, तो ये एनर्जी नेगेटिव आ जाती है इनकी, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, जो कि पहले जीरो थी। दैट मीन्स कि आइसोलेटेड स्टेट से बाउंड स्टेट पे जाने पर, मतलब फ्री स्टेट से, आइसोलेटेड मतलब जब वो फ्री पार्टिकल्स थे और उसके बाद इनसाइड न्यूक्लियस से वो बाउंड हो गए, दे आर बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर फोर्स, तो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। जीरो से नेगेटिव होने का मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। और आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एनर्जी एंड मास दे आर इक्विवेलेंट, अलग अलग नहीं कर सकते आप इनको, एनर्जी ही मास है और मास ही एनर्जी है। तो अगर एनर्जी का लॉस होगा तो दैट मीन्स कि उसके इक्विवेलेंट, लॉस ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट लॉस ऑफ मास भी आएगी, और इसी वजह से यहाँ पर जो मास बनेगी वो इस वैल्यू से कुछ कम आएगी। द इक्विवेलेंट मास, द मास विच इज इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ एनर्जी is basically our mass defect, is mass defect। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास थोड़ा सा रिड्यूस कर चुका है, बिकॉज एनर्जी कम हुई है, और उसी के इक्विवेलेंट मास भी कम होगा, जो इक्वल टू mc² फॉर्मूला है। सर एक बार मास डिफेक्ट की डेफिनेशन बोल दो। मास डिफेक्ट डेफिनेशन कुछ नहीं, डेफिनेशन तो ये है कि जो यहाँ पर मास है और जो एक्सपेरिमेंटल मास है उनमें जो डिफरेंस है वो आपका मास डिफेक्ट है। और वैसे जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी रिड्यूस हुई है उसके इक्विवेलेंट मास रिड्यूस होगा, उसी को मास डिफेक्ट कह रहे हो। ओके ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो रीजन है इसका। Yes, यस सर। ओके, और मास डिफेक्ट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा एम मास डिफेक्ट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय एल्जेब्रिक मास माइनस एक्सपेरिमेंट, और एल्जेब्रिक मास z टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एल्जेब्रा के हिसाब से मास हुआ, मतलब मैथमेटिकल मास। और इसमें से न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास माइनस कर दें अगर, तो ये आपका मास डिफेक्ट हुआ। और इसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकालने के लिए E = mc² फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसी डेल्टा एम की वैल्यू में अगर फर्दर c² और मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डेल्टा एम निकाल करके और उसमें c² मल्टीप्लाई कर दे, तो इक्विवेलेंट एनर्जी आएगी, दैट कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। The energy equivalent to mass defect is known as binding energy।
ठीक है भाई, ये तो ठीक है। और Yes. थोड़ा सा कुछ Yes, sir. यूनिट्स का ध्यान दो यार, इसमें ज्यादातर मासेस आपके एटॉमिक मास यूनिट में आते हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ C12 एटम का मास। Yes, sir. कार्बन एटम के मास का 1/12 आप 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हो, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। ये कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे, मतलब बुक्स में जो मासेस दिए जाएंगे हमको वो सब एटॉमिक मास यूनिट दी जाएगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 931.5 से मल्टीप्लाई होगा। और बाय C स्क्वायर इसलिए बोल रहे हैं कि बिकॉज मास इज एनर्जी डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, सो यूनिट ऑफ मास विल बी यूनिट ऑफ एनर्जी अपॉन C स्क्वायर। तो एनर्जी का यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर। एक एग्जांपल के फॉर्म में ना, नहीं वो कैंसिल हो जाएगा, बता एग्जांपल दे रहे हैं यार, इसी बुक में दे दूंगा, इसी बुक से करवा दूंगा। अगर HCV आप लोग के पास हो तो फिफ्थ क्वेश्चन जाओ जल्दी से। HCV अगर है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है। एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए जो आप ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करोगे उसको मास नंबर से डिवाइड करेंगे। तो Yes, sir. आप बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पांचवें क्वेश्चन में सबके पास है बुक यार, मतलब मुझे बताना पड़ेगा, ऑलमोस्ट है ना तुम्हारे पास है। तो और जो आप लोग ऑनलाइन बैठे हो है बुक HCV पार्ट 2 Yes. Yes, sir. पेज नंबर 442 देखो यार, इसमें कैलकुलेट करना है आपको, जो मास बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो 79 AU 179। ये कौन सा आइटम होता है यार? गोल्ड। गोल्ड। आपके इसमें दिया है ना, इसका मास दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. अरे Yes, sir, इसका मास दिया है? Yes, sir. dear. क्या दिया? वो न्यूक्लियस का मास है कि एटम का मास है? 196.96। एटॉमिक मास है। Atomic mass. एटॉमिक मास है, हम Atom लोग का को चाहिए mass होता है न्यूक्लियस। sir. हाँ जी, तो इसका एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। मास डिफेक्ट का कैलकुलेशन इससे आएगा, Z टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ AU। प्रोटॉन का मास तो दिया बुक में, ऊपर Yes. दिया होगा स्टार्टिंग में ना। Yes, sir. प्रोटॉन Yes. का मास दिया मैंने, तो थोड़ा सा आप 79 इंटू जो भी मास दिया है, गंदा है बड़ा, मुझे जल्दी से छाप ले यार। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। A माइनस Z मतलब 197 माइनस 79 118 इंटू न्यूट्रॉन का मास वो भी दिया है ऊपर शायद 1.00865 और माइनस क्या करेंगे इसमें? 196.9। 96.9. नहीं वो नहीं करोगे यार, वो नहीं करो क्योंकि वो एटॉमिक मास है उसका। 196.96 माइनस नहीं होगा क्योंकि 196.96 इज नॉट द न्यूक्लियस मास, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी एडेड है, एटम का मास है ना ये। तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करिए, तो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ? एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास है, तो में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही।
कहाँ कर, कभी नहीं किया होगा। अबे नहीं भाई, ये कभी नहीं करना। हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे नेगलेक्ट कर दोगे, अच्छे खासे 79 इलेक्ट्रॉन से नेगलेक्ट कर दोगे। वो ऐसे नहीं नेगलेक्ट होता, बताओ किस तरीके से नेगलेक्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का माइनस करना आपको, तो माइनस आप कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे इसमें से, 79 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इसलिए नेगलेक्ट करते हो, एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गेम चलता है। प्रोटॉन का मास हम नहीं लिखते, इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन मास आप 1h1 का मास लिखो। 1h1 का मास भी टेबल में दिया है, यस सर। वो लिखो 007825 है ना सर। हाँ, तो ये 1h1 का है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, तो ये प्रोटॉन का मास आएगा। मतलब हम प्रोटॉन का डायरेक्ट मास नहीं रखते, प्रोटॉन के मास डायरेक्ट लिखने की बजाय आप हाइड्रोजन एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करिए। अब इससे क्या होता है कि 79 एमी का टर्म यहाँ पर भी आता है और 79 एमी का टर्म यहाँ भी आता है, वो कैंसिल आउट कर जाते हैं। एमी नेगलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में यही काम करोगे आप। प्रोटॉन का डायरेक्ट मास कभी नहीं दिया जाएगा, इन्होंने तो दे दिया है बट जेई में आज तक नहीं होता ये। वो प्रोटॉन का मास देने की बजाय हाइड्रोजन एटम का मास देंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का दर लेस हुआ। और इवन जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने जा रहे हो उसका भी एटॉमिक मास गिवन होगा, तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। वो होता ये है कि दोनों तरफ से एमई और एमई के टर्म कैंसिल आउट कर जाते हैं, तो आपको लगता है कि एमई की इंपॉर्टेंस नहीं है। समझ पा रहे इसको? यस। करना पड़ेगा, अभी तो करो फिलहाल, अभी तो कैलकुलेटर यूज कर लो। लेकिन जेई एडवांस में क्या करते हैं, वो डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू देते हैं। वो थोड़ी गनीमत ये कर देते हैं कि इतने प्लेसेस नहीं होते हैं, वो डेसिमल के 3 या 4 प्लेस तक देते हैं। लेकिन इतनी थोड़ा सा कैलकुलेशन कराने का सेंस क्या बनता है? भाई क्या नहीं, कहाँ कराते कैलकुलेशन भाई, जेई में नहीं आते पेपरों में। ये तो ये बुक्स हैं, इनमें रहेगा। वैल्यू कितनी बन रही है ये टोटल, कैलकुलेटर से कर लो, मोबाइल वाले निकाल लो भाई। अच्छा ये इसका ही 1 पॉइंट आस पास नहीं भैया, एग्जैक्ट। हाँ तुम हटाओ नहीं, 1.68। अगर हमको हटाना ही था तो हम यही ना हटा देते, यहीं पर राउंड ऑफ कर लेते, यहाँ राउंड ऑफ कर लेते। बात करना भी नहीं, मतलब इवन पेपर में कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा इसमें, ये गलती बिल्कुल ना करिए। है मान लो 3-4 डिजिट तक भी आ रहा है, 4 डेसिमल के 4 प्लेस तक भी आ रहा है, तो उसमें आप अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि इधर गायब कर दो। जो आ रहा है एज इट इज रखो, जितना आ रहा है एग्जैक्ट रखो उसको आप। ये हुआ सर, तो ये आपका एटॉमिक मास यूनिट आया, ये मास डिफेक्ट हुआ ये इन एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको एनर्जी में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर वो कन्वर्जन फैक्टर लगाओगे, देखो 1.680645। एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस मास मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, मास इंटू सी स्क्वायर और कर दिया, उसमें तो एनर्जी आई। और यहाँ पर वो जब कन्वर्जन फैक्टर डालोगे दैट इज 1.680645 और दिस 1 AMU will be written as 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, और बाहर भी एक सी स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली सी स्क्वायर चला जाता है इसमें से। मतलब 1 AMU को जब लिखेंगे ना 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर, और बाहर एक सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सब कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली आपको करना ये है, इसमें 931.5 मल्टीप्लाई करना है। इस बुक में देख लो पहले, ऊपर 931.5 लिया है कि 931 लिया है? 931 दिया। 931 लिए। तो फिर 0.5 हटा दो, बुक के हिसाब से चलो 0.5 हटाओ। वो तो इसलिए दिया है, 2 डिजिट से बता रहा है, उसका रीजन दूसरा है।
यहाँ पर रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है, इसलिए 2 डिजिट तक आंसर आया है, वो इसलिए नहीं आया कि यहाँ राउंड ऑफ हुआ है। आप याद करिए, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर किसके होते हैं? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें न जाने कितने हैं, तो आपके आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, इसलिए दिया वो, तो आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं कि यहाँ पर राउंड ऑफ किया है, वो नहीं किया है। आप पहले पूरा निकालो एंड देन अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर चाहिए। भैया माइक्रो लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हो, प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। तो कितना बता रहे हो, फाइनल आंसर बताओ। ये तो इसका आंसर इस छोड़ो यार, तुम ही तो बता दो भैया। हाँ एग्जैक्टली बता दी। 15 0.680495 49। 9 के तो अब बाद इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहाँ जाओगे? 1 2 3 ये हुआ, तो 156 आंसर लिखेंगे भाई। 3 ही तो लोगों से 156 हो गए, बाकी ये 4 पॉइंट आगे है। 1560 तो क्योंकि फिर 0 सिग्निफिकेंट नहीं होता ना लास्ट में, अगर डेसिमल ना लगाओ तो। 1560 अब इसको 197 से डिवाइड करेंगे तो पर न्यूक्लियन आएगा। नहीं, फाइनल 197 फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, वो तो नंबर एक है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नहीं चला है, वो तो जैसा आ रहा है वैसे रहेगा। खैर इतनी परेशान मत होइए, जेई में सब इतने हेडेक वाली चीज नहीं आती है कि भाई आपको इतना रुला देंगे एक ही क्वेश्चन में। सर यही सब हाँ। करना है तो कैलकुलेटर दिया करें ना, कैलकुलेटर अलाउ कर देंगे। फटाफट करिए, 197 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये आंसर होगा बस। 7.9 7.91 ये आ रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इस तरीके से अपना गंदा कैलकुलेशन करोगे मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का। नाउ फिजिकल मीनिंग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फिजिकल मीनिंग ये है कि न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अगर निकाल करके बाहर ले जाना हो तो आपको जो एनर्जी न्यूक्लियस को सप्लाई करनी पड़ेगी वो वैल्यू इतनी आनी चाहिए। 7.94 बताया ना आपने, यानी कि अगर हम इस गोल्ड के न्यूक्लियस को 7.94 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर दे तो एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, कोई एक न्यूट्रॉन या कोई एक प्रोटॉन उसमें से निकल करके बाहर चला जाएगा। मतलब एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से रिमूव करने की एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। द लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, the least energy required to remove one nucleon out of the nucleus, the least energy required to remove one nucleon out of nucleus. एंड ऑब्वियसली ये जितनी ज्यादा होती है हम कहते हैं कि न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर, देखिए न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी चेक की जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, नॉट विद द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। हो सकता है किसी की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम हो फिर भी वो ज्यादा स्टेबल हो, बिकॉज उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा आ रहा हो। तो द मोर स्टेबल न्यूक्लियाई इज द न्यूक्लियाई विद हायर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तुमने जो कहा ना न्यूक्लियस को पूरा डिसइंटीग्रेट करना है अगर तुम्हें, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? पूरे न्यूक्लियस को ही खत्म करना है, तो फिर जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी वो दीजिए, तब आपका पूरा न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा। टाइम तो और ज्यादा। खैर ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। अब आइए इसको लेकर के ना एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लेकर के एक ग्राफ दिखाया है। तो बड़ा अजीब ग्राफ है, तो इसको बुक से ही देख ले ज्यादा अच्छा रहेगा।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ये बीच एक ग्राफ है, बड़ा अजीब सा होगा, मतलब और वियर्ड टाइप का ग्राफ है। आगे वाले पेज पे होगा, इसके आगे वाले पे। ये नहीं तो n/z रेशियो है। ये मैं नहीं बता रहा, n/z रेशियो में खासा फतेह सर ने उन्होंने आपके उधर केमिस्ट्री में शायद हुआ होगा। ये n/z रेशियो से स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, नहीं हुआ है तो हमारी जरूरत भी नहीं है, हमें फिजिक्स में तो कोई जरूरत भी नहीं है। ये वाला पेज देखो ना, कौन सा है ये, सर वो होता तुम है तो देख रहे थे। 2.1 से कम होता है तो अनस्टेबल हो जाता है। हाँ 1.6 हाँ सॉरी 426 पेज नंबर जाओ ना, 426 पेज नंबर पे एक तो शॉर्ट एग्जांपल है, उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया गया, तो वो भी आप देख लेना। और ग्राफ बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा आपको, तो हम एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना रहे, कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये ग्राफ देखा जाए तो स्लाइटली राइज करता है, ऐसे आड़ा तिरछा जाता है, फिर ऊपर जाकर के कुछ देर के लिए थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें एडवांस बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। वो अपने हिसाब से ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये ग्राफ समझा था कि नहीं समझा था। दिख रहा होगा ना बुक्स में, अगर आप देखो, क्योंकि मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, तो अगर आप देखोगे तो लगभग मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, ऊपर थोड़ा सा हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचता है, और उसके बाद कुछ देर के लिए लगभग कांस्टेंट टाइप का रह के बहुत धीमे धीमे नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है Yes, ग्राफ, sir. लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्लैट टाइप का ग्राफ है, बहुत तेजी से, मतलब बहुत स्टीप ग्राफ नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टाइप से जो ग्राफ आ रहा है। क्योंकि ये वो ग्राफ है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से समझाया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइप के ग्राफ के आने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले ये बढ़ता है फिर मैक्सिमा पे जाता है और उसके बाद स्टेट कांस्टेंट हो जाता है, ये सब क्यों हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ वो वर्टिकल एक्सेस देखो ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर मास नंबर होगा, और हाईएस्ट वैल्यू 56 पे आ रही होगी, मास नंबर 56 पर सबसे हाईएस्ट आयरन के ऊपर। आयरन को मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कहा गया। सर एक बार फिर पेज नंबर बता सकते हैं कौन से वाले पे? HCV का 406 पेज नंबर है ये। यस सर, सबसे 406 ऊपर में आएगा। लेफ्ट साइड पर एक एग्जांपल के नीचे ग्राफ है सर। 426 426 सॉरी, हाँ 426 पेज नंबर 426 पे ग्राफ। सुनिएगा, अब इसके ना कई सारे रीजन है यार, ऐसा ग्राफ बनने के क्या रीजन है, और इस ग्राफ से दो तीन बातें और समझ में आती है। पहली बात तो इस ग्राफ से ये समझ में आती है, मतलब देखिए फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फिजन के फिनोमेना में और न्यूक्लियर फिजन दोनों ही केसेस में ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों रिएक्शंस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। फिजन में भी एनर्जी बाहर निकलती है और फ्यूजन में भी एनर्जी बाहर आती है ना। क्या बोलते हैं इनको, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्यों, मतलब व्हाई द एनर्जी इज रिलीज्ड इन फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेसेस, वो लिखो आप। अब ध्यान से सुनना, बता रहा हूँ, क्योंकि जेई में इसमें कभी कभी ट्विस्ट करते हैं, वो ग्राफ बदल करके और फिर यही चीज पूछा करते हैं। वो लिखिए, द रीजन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन प्रोसेस एंड फ्यूजन प्रोसेस। तो अगर हम फ्यूजन वाली प्रोसेस की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा कहते हैं कि दो बहुत छोटे छोटे से न्यूक्लियस मिल करके और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, और वो नॉर्मली हीलियम टाइप के एटम्स में होता है, जैसे मतलब स्टार्स में सर हाइड्रोजन स्टार्स, के हाँ हीलियम बनाते हैं। हाँ, तो हाइड्रोजन ड्यूट्रॉन इस टाइप के जो एटम्स होते हैं वो फ्यूजन के प्रोसेस में जाते हैं, और वो इस ग्राफ में यहाँ कहीं पर होंगे आपके। तो मान लीजिए कि कोई एक न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर A1 है, और एक दूसरा न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर A2 है, और ये फ्यूज हो गए, मतलब दोनों मिल गए, और दोनों के मिलने से एक तीसरा न्यूक्लियस बना जिसका मास नंबर A3 है, मतलब A1 प्लस A2 कन्वर्ट्स इनटू A3। अब A1 के करस्पॉन्डिंग मास नंबर A1 के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ में हम स्मॉल A1 मान रहे हैं,
A2 के करस्पॉन्डिंग इसी ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए न्यूक्लियन A2 मान लीजिए, और A3 के करस्पॉन्डिंग इसी ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए न्यूक्लियन आप कुछ A3 मान लो। हमने तो खैर बहुत आगे तक दिखाया है डायग्राम साफ साफ बनाने के लिए, बट ये सब बहुत क्लोज टू ओरिजिन होगा ये। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना है, अब जो हम लिख रहे हैं ना यही पूरे चैप्टर का बेस है। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, आपने कहा कि एक न्यूक्लियस जिसका मास नंबर A1 है और एक दूसरा न्यूक्लियस जिसमें मास नंबर A2 है, दो न्यूक्लियस कंबाइन होकर के एक तीसरा न्यूक्लियस बना रहे हैं जिसका मास नंबर A3 है। एज एग्जांपल अगर बात करी जाए तो आप कुछ ले सकते हो लाइक 1H2 प्लस 1H2, ये दोनों फ्यूज होकर के एग्जांपल में बन जाते हैं आपके 2He4, और कहते हैं कि प्लस कुछ एनर्जी बाहर आएगी जिसको हम यहाँ पर कैपिटल Q के सिंबल से डिनोट करते हैं। कैपिटल Q मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, कैपिटल Q एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। राइट यार, तो अब जरा ध्यान से समझिए क्या होगा यहाँ पर इस एग्जांपल से। 1H2 का जो मास होगा, 1H2 का मास, उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी। 1H2 का कुछ मास होगा, उस मास के इक्विवेलेंट एक एनर्जी होगी। तो अगर हम ये मान लें कि इसका मास m1 है, अब इसका मास कैसे निकालेंगे? 1H2 का मास कितना होगा? तो मास ऑफ 1H2 अगर हम मैथ्स के हिसाब से चलें तो इट शुड बी 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन कर दीजिए। तो हम लिख रहे हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये तो मैथ्स के हिसाब से हुआ, बट एक्चुअल मास इतना नहीं होता। एक्चुअल मास इससे कुछ कम होता है, और जो कम होता है उसको मास डिफेक्ट कहते हो। तो माइनस हम डेल्टा m कर रहे हैं, सो डेल्टा m1, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 1H2, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 1H2 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर करेंगे तो इस 1H2 के मास के इक्विवेलेंट एनर्जी आ गई। सिमिलरली दूसरा वाला 1H2, ठीक है, 2 टाइम्स कर ले इसको, 1H2 और 1H2 तो सेम हो गए ना। अच्छा, फ्यूजन में दो अलग अलग न्यूक्लियस भी आ सकते थे, मतलब ऐसा हो सकता है कि 1H2 होता और यहाँ कुछ और होता, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी थी। बट आप पहले इससे समझ लो कि इसके मास के इक्विवेलेंट एनर्जी हुई प्लस इसके मास के इक्विवेलेंट भी एनर्जी हुई, तो इसको हमने 2 टाइम्स कर लिया। तो दिस इज टोटल एनर्जी ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ एनर्जी ऑन द राइट साइड की बात करेंगे तो 2He4 का जो मास होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2He4, वो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स है, माइनस मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम, ये इसका एक्चुअल मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी हुई, और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पर, तो प्लस Q, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑन द राइट साइड। टोटल एनर्जी ऑन द राइट साइड एंड टोटल एनर्जी ऑन द लेफ्ट साइड सब भी इक्वल, बिकॉज एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता कोई। प्रोसेस समझ में आया आपको? पहली बार एनर्जी का कैलकुलेशन आप mc स्क्वायर से करोगे इस चैप्टर में, क्योंकि न्यूक्लियर लेवल पे घुस गए हो, एटॉमिक से भी अंदर आ गए, एटम से भी अंदर न्यूक्लियस के लेवल पे पहुंच गए, और यहाँ पर इक्वल टू mc स्क्वायर ही चलेगा। एटॉमिक लेवल तक भी हम क्लासिकल फिजिक्स में रहते थे, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में जाकर के आप अब क्लासिकल फिजिक्स वाली एनर्जी नहीं आएगी। इससे क्यू कितना आ रहा है देखा जाए कुछ, मेरे ख्याल से अगर ध्यान से आप देखो तो mp और mn के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्यू देखो कितना आ रहा है इसमें, Q will be delta m2 c square
-2 टाइम्स ऑफ डेल्टा m1 c स्क्वायर। अगर गलत नहीं लिख रहे तो देखो आएगा ये। और ये अभी अभी हम लोगों ने इसको बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिया था, मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर इज बाइंडिंग एनर्जी। तो डेल्टा m2 इनटू c स्क्वायर कहाँ की बाइंडिंग एनर्जी होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जैसे हीलियम, यानी कि प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, रिएक्शन के प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी वही Yes. माइनस m डेल्टा m1 c स्क्वायर इज आल्सो द बाइंडिंग एनर्जी इसकी 1s2 की, और दो 1s2 थे ये तो 2 टोटल रिएक्टेंट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की बाइंडिंग एनर्जी का टोटल है। तो इससे तो एक तो फॉर्मूला भी बन गया मेरा कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालने का ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। आपको हीलियम के एग्जांपल से समझाया है, बट ये जनरल वैल्यू फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे वो अल्फा डिके की हो, बीटा डिके हो, फिजन हो, फ्यूजन हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, गामा डिके हो। इस पूरे चैप्टर में जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस आएंगी उनकी क्यू वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। नहीं तो रिएक्टेंट्स लिखा है ना, एस प्लूरल क्या बोलते हैं, सिंगुलर दोनों मिला करके है ये। अगर 3-4 रिएक्टेंट्स है तो सबके बाइंडिंग एनर्जी का टोटल, 3-4 प्रोडक्ट्स हैं तो सबके बाइंडिंग एनर्जी का प्रोडक्ट्स का भी आप बाइंडिंग एनर्जी कर लें। यही इस पूरे चैप्टर का बेस है क्यू वैल्यू निकालने का। और क्यू वैल्यू के पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर क्यू पॉजिटिव आ रहा है इस तरीके से, इस फॉर्मूले से क्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि एनर्जी रिलीज हुई है। और अगर इससे क्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एनर्जी एनर्जी देनी अब्सॉर्ब हुई पड़ेगी। है। मतलब आपको रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। या फिर ये भी कह सकते हो कि पॉजिटिव क्यू मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, अपने आप हो जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी उसमें से। तो अब आप बताओ, ये जनरलाइज हुआ फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इधर देखो, दो लाइट न्यूक्लियाई मिल करके हैवी न्यूक्लियाई बनेंगे और ग्राफ इस तरीके का है, तो कहां पर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी? देखिए, क्योंकि मास नंबर तो कंजर्व होता है ना किसी भी रिएक्शन में। भाई अगर 2 और 2 है तो मिलकर के 4 ही होंगे। अब मास नंबर को हमेशा कंजर्व रखोगे, तो A1 इज मास नंबर, A2 इज मास नंबर, A3 इज मास नंबर, तो A3 शुड बी इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 plus A2। बट इन दो मास नंबर पर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और इस वाले मास नंबर पर बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो आपको नहीं लग रहा कि प्रोडक्ट में ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी जाएगी? क्योंकि Yes. प्रोडक्ट का जो मास नंबर है वो रिएक्टेंट्स के मास नंबर का टोटल है, लेकिन रिएक्टेंट्स के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और प्रोडक्ट के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू ज्यादा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है बट पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट ज्यादा है और पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट्स कम है। इसका मतलब प्रोडक्ट्स विल हैव मोर बाइंडिंग एनर्जी देन रिएक्टेंट्स एंड दैट इज व्हाई Q विल बी पॉजिटिव एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो जी सर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स में भी तो ऐड करेंगे ना A1 plus A2। अरे भाई, तो आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैसे? एक मिनट, कोई डाउट आ रहा है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इफ A1 इज मास नंबर एंड स्मॉल a1 इज पर न्यूक्लियन, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखोगे? A1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे इसको, यस सर। और A2 मास नंबर को स्मॉल a2 से मल्टीप्लाई करो, और माइनस A3 इंटू कैपिटल A3, और कैपिटल A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस A2 बिकॉज टोटल मास नंबर सेम रहता है। तो इससे ये वैल्यू बनेगी आपकी A1 माइनस A3 इंटू कैपिटल A1 और प्लस A2 माइनस A3 इंटू, यस सर, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव कहां से आएगा? A2 माइनस A3 की है ना? क्या हो ये गया? तो नेगेटिव ही होगा सॉरी सर। सॉरी सॉरी, सर आपने रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट आपने सर रिएक्टेंट्स साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये A3 माइनस A1
और A3 माइनस A2, अब ये पॉजिटिव आएगा ना यार, बिकॉज A3 A1 से भी ऊपर है और A3 A2 से भी ऊपर है। इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो कैलकुलेशन ऐसी करनी होगी तुम्हें, मतलब क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिए जाते हैं, मास नंबर दिए जाते हैं, और सिर्फ ये रिएक्शन मतलब ये इक्वेशन लगा करके क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए, ये तो हो गया फ्यूजन के रिएक्शन में। फिजन के रिएक्शन में आते हैं, न्यूक्लियर फिजन में क्यों होगा ये सब। तो फिजन नॉर्मली यूरेनियम टाइप, लेड और यूरेनियम जैसे न्यूक्लियस में होता है, जो बहुत ज्यादा मास नंबर के, वो इधर होते हैं, इस साइड होते हैं। फिजन हाई मास नंबर पे होते हैं इस तरफ, और पीक वैल्यू 56 पे जा रही है। यूरेनियम का मास नंबर 235 है, वहां जाकर के फिजन की रिएक्शन हो रही है। तो उधर भी ग्राफ देखो कैसा है ना, अगर आप इधर डिक्रीजिंग साइड वाले ग्राफ पे जाओ तो इसमें क्या होगा, एक बहुत हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम, देखिए इधर A1, इसको भी लिख रहे हैं फिर से, और ये स्प्लिट होकर के दो छोटे न्यूक्लियस में बजाएगी, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। भैया तुम लास्ट बेंच पे क्या देख रहे हो यार? हैवी मास नंबर विल बी मतलब विल स्प्लिट इनटू लाइट मास नंबर्स, तो रिएक्शन Yes. बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे, मतलब A1 का स्प्लिटिंग होगी और दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए A2 और A3 रिवर्स डायरेक्शन में। डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखो तो क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके पर न्यूक्लियर मास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा नहीं हो रहे, इसमें रिएक्शन रिवर्स हो रही है ना, पीछे की साइड जा रही है। यस तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं Yes. उनके ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी और ज्यादा रिएक्टेंट्स में हो कम रही होगी, फिर ये वैल्यू ज्यादा होगी, एंड अगेन द Yes, एनर्जी विल sir. बी रिलीज्ड। दिस इज द रीजन व्हाई एनर्जी इज रिलीज्ड इन फिजन एंड फ्यूजन। टू 2006 में बहुत अच्छा क्वेश्चन जेई ने पूछा था एमसीक्यू का, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करके, और उन्होंने बस ये पूछा था कि इन विच पोर्शन ऑफ मास नंबर द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मतलब उसमें ग्राफ में ये एनालिसिस करनी थी, एनालिसिस ग्राफ में ये करनी थी कि ग्राफ का कौन सा वो सेगमेंट है जहां पर रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी ना। दोनों में पूछा था एमसीक्यू, मतलब मोर देन वन। उन्होंने इस ग्राफ को मॉडिफाई किया था, उन्होंने ये ग्राफ नहीं दिया था, उन्होंने क्या कर दिया था अपने हिसाब से ग्राफ कुछ इस टाइप से बना दिया था, एक ग्राफ ऐसे बना दिया था और फिर पूछा था कि अगर इस सेगमेंट के दो न्यूक्लियाई मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था ग्राफ ऐसे करके, और लाइक यहाँ पर वैल्यू दिखाई थी 10, ये कुछ 50 दिखा दिया था, यहाँ पर शायद 100 था और इधर कुछ 200 टाइप था। तो उन्होंने कहा था कि अगर 15 और 20 मास नंबर्स का फ्यूजन होगा, अगर 15 और 20 मास नंबर का फ्यूजन, तो रिएक्शन में एनर्जी निकल मतलब रिलीज होगी। जबकि अगर देखा जाए 15 और 20 का सर फ्यूजन इनके जब होगा कॉरस्पॉन्डिंग 35 आएगा। तो किस मास नंबर का न्यूक्लियस बनेगा? तो 15 35 पर भी बाइंडिंग एनर्जी, 25 पर भी और प्रोडक्ट सब कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ पर नहीं चले जाएंगे, यस सर। Yes, sir. तो उसमें ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो एनर्जी Equal. रिलीज नहीं होगी। मतलब इस तरीके से नहीं ऑप्शन होगी। फ्रेम, इस पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, इस तरीके के ऑप्शन फ्रेम थे उसमें। फ्यूजन तो रिएक्टर में एक मान लो 15 हो गया, एक 20 हो गया, पर न्यूक्लियन चलता नहीं है। कांस्टेंट ग्राफ आ रहा ना, अगर ये आपको सोचिए अगर ये ग्राफ कांस्टेंट होता, ये वैल्यू सब सेम होती, A1 A2 A3 सेम होते, तो यही देख लो आप, अभी जो इरेज किया आपने, अगर A1 A2 A3 सब सेम होते तो क्या आपका Q वैल्यू 0 नहीं आ गया होता? तो इसीलिए बोलो अंडरस्टैंडिंग पे आता है, और इसमें भी आया है, ओलंपियाड में भी एक टाइम आया था, ओलंपियाड में भी इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन था।
और उन्होंने थोड़ी मैथ भी इन्वॉल्व कर दी थी। उन्होंने इसको एक लीनियर ग्राफ मान लिया था। तो पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलवाई थी और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पर आइए। ये ग्राफ पहले तेजी से बढ़ता क्यों है? मतलब अगर आप देखो बुक्स में तो ग्राफ जितनी स्टीप तरीके से बढ़ा है, मतलब जितना तेजी से बढ़ा है उतना तेजी से नीचे नहीं आ रहा। तो द रीजन ऑफ स्टीप राइज, द रीजन ऑफ स्टीप राइज इन द ग्राफ, द रीजन ऑफ स्टीप राइज इन द ग्राफ, ये क्यों हो रहा है? और अगर स्टीपली राइज हुआ था तो स्टीपली नीचे भी आना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। नीचे वो धीमे धीमे आ रहा, चढ़ा बहुत तेजी से। तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए, रीजन यहां से ये हो सकता है, जो बाइंडिंग एनर्जी का जो बेसिक कॉज बताया जा रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास डिफेक्ट इसीलिए हुआ था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिवली न्यूक्लियर इंटरेक्ट हो फोर्सेस गए। से इंटरेक्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इंटरेक्ट हुए थे। तो इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी नेगेटिव हो गई थी और उस नेगेटिव एनर्जी के इक्विवेलेंट मास डिफेक्ट हुआ था। और वही बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कर रहे हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जितने ज्यादा इंटरेक्शंस बनेंगे, हमारा मास डिफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा और बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ही। तो स्टार्ट करो, सबसे फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, जीरो इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरेक्ट करने के लिए प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होना चाहिए। अगला एलिमेंट कौन है? हीलियम। हीलियम। एक 2He4। इसमें एक प्रोटॉन और एक नहीं, दो प्रोटॉन दो प्रोटॉन दो वो प्रोटॉन दोनों न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मतलब टोटल 4 पार्टिकल हो गए। यस सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो पॉसिबल इंटरेक्शंस कितने होंगे? दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, पॉसिबल इंटरेक्शंस विल बी 6 इंटरेक्शंस। 6 interactions, every proton will interact with the rest of the 3 particles। और जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज और मास के इंडिपेंडेंट है, मतलब फंडामेंटल फोर्स है ये। ना तो ये मास की प्रॉपर्टी है ना तो चार्ज की प्रॉपर्टी है। ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। इसको आप ग्रेविटेशन से कंपेयर ना करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ से कंपेयर ना करिए, लॉरेंज फोर्स से कंपेयर ना करिए। ये अपने आप में एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक, इस खुद की एग्जिस्टेंस है, इसकी अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस, इस यूनिवर्स का अपना फंडामेंटल फोर्स है। तो 6 इंटरेक्शंस होंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, मतलब क्योंकि सब, और ये सारे इंटरेक्शंस अट्रैक्टिव है। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है। ठीक है, अगला एलिमेंट लिथियम, 3Li और क्या होता है 6 होता है। तो 3 मतलब कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन हो गए? 3 3 6 हो गए। पीएनसी लगाओ इसमें, 6 हो गए। अब 6 में कितने इंटरेक्शन बनेंगे? 6C2 15। कितना अचानक से जंप नहीं आ रहा, 6 इंटरेक्शन से सीधा 15 इंटरेक्शन पहुंच गए। तो जिस स्पीड में नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं उसी स्पीड में आपकी एनर्जी डाउन होती जा रही है और मास डिफेक्ट तेजी से बढ़ रहा है। इसमें मास डिफेक्ट तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए ग्राफ हम कहते हैं कि स्टीपली राइज हो रहा है। छोटे एलिमेंट्स पर ये स्टीप राइज का रीजन बताते हो कि जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ाते जाते हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंक्रीजेस वेरी फास्ट। अगले एलिमेंट पे जाओगे ना, 4 वाले पे, तो 8 हो गए ना टोटल, 4 4 8 20, 6 15, यहाँ 9 का इंक्रीमेंट है, अब 28 13 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत तेज बढ़ता है ये। तो बिकॉज न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शंस इंक्रीजेस वेरी फास्ट एंड देयरफॉर मास डिफेक्ट इज मोर एंड मोर, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस वेरी फास्ट। मतलब ये इस बात का प्रूफ है कि हाँ भाई न्यूक्लियर इंटरेक्शन होती है, ये इस चीज का प्रूफ है कि यस देयर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये इस बात का भी प्रूफ है कि न्यूक्लियर फोर्स सबके बीच में लग रहा है। The graph is the proof of
existence of nuclear force. It is the proof of strong behavior of nuclear force. It is the proof that nuclear force acts between proton 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 neutron neutron neutron. इन सारी बातों का प्रूफ है। और कभी कभी assertion reasoning में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, which portion of the graph is evidence of a strong nuclear force. अब तो किस तरीके मतलब डीपली अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर ये बात जब आई कि ठीक है ये आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, अभी तो आर्ग्यूमेंट ही था कि ठीक है इसका मतलब तो इस आर्ग्यूमेंट से तो ये हमेशा पढ़ना चाहिए। फिर अगर यही कहानी सही है, ये स्टोरी सही है कि भाई इंटरेक्शन बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है, फिर तो ये हमेशा बढ़ना चाहिए। ये आगे जा करके मैक्सिमम क्यों हो जाता है और लगभग कांस्टेंट क्यों हो जाता है और फिर कम क्यों होने लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हाँ यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी सामने आती है कि ये जो आगे चल करके कांस्टेंट ग्राफ आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप इंक्रीमेंट इन ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंट इन द इंटरैक्शंस। तो ग्राफ के कांस्टेंट होने का मतलब नंबर ऑफ इंटरैक्शंस अब कांस्टेंट हो चुके हैं। जिस आर्ग्यूमेंट पर हम इस चीज को समझा रहे हैं वही आर्ग्यूमेंट यहाँ भी लगना चाहिए। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से नंबर ऑफ इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरैक्शन के हिसाब से ग्राफ चल रहा है। तो जहां पर ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है इसका मतलब अब नंबर ऑफ इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ से एक और बात समझ में आई कि न्यूक्लियर फोर्स की एक सैचुरेशन है। दो बातें समझ में आई कि न्यूक्लियर फोर्स की दो और प्रॉपर्टीज निकल करके आई। एक तो इसकी रेंज काफी कम है, मतलब ये वैसा नहीं है कूलम्ब फोर्स जैसा कि दो पार्टिकल को आप 50 मीटर भी रख दोगे तो आपस में चार्ज फोर्स लगाएंगे। भाई ग्रेविटेशन की फोर्स Gm1m2/r², तो जब तक r इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। यानी किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे दो मास रखोगे तो फोर्स लगेगा, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे। ये न्यूक्लियर फोर्स में नहीं होता। एक कुछ डिस्टेंस के बाद अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखे जाते हैं तो वो इंटरेक्ट ही नहीं करते, और वो रेंज 10⁻⁻14 और -15 मीटर के ही ऑर्डर की है। मतलब ये कहा जाता है कि दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे पर तभी तक न्यूक्लियर फोर्स लगा सकते हैं जब उनके बीच की सेपरेशन इस ऑर्डर में हो। अगर सेपरेशन इससे ज्यादा हुई तो न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाती है, वहां पर लगती ही नहीं है वो। मतलब मैग्नेट की तरह नहीं है कि बहुत दूर तक आयरन को अट्रैक्ट कर लोगे आप। ठीक है जी, रेंज कम है, फील्ड इसकी कम है, इसका इफेक्ट थोड़ी डिस्टेंस पे ही मिलता है खाली। तो वो पॉइंट समझ में आया। और दूसरा, ये सैचुरेशन की स्टेज पे आते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? that the force becomes saturated after a certain mass number। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये भी कह सकते हो। और बेसिकली क्या कह रहे हैं, देखो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेडियस मास नंबर पे डिपेंड करता है। तो जब मास नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जब हम बड़े मास नंबर्स की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस एक तो बिगर होता जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को एकोमोडेट करते हो एक बड़े स्पेस में। समझ पा रहे हैं? मास नंबर तो बढ़ गया लेकिन उनको एकोमोडेट करने की जगह भी तो ज्यादा हो गई। Yes. तो जब हम उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकोमोडेट करेंगे अलग अलग डिस्टेंसेस पर कुछ इस तरीके से, तो क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि एक प्रोटॉन से इस प्रोटॉन का डिस्टेंस रेंज को क्रॉस कर चुका हो। तो मैथमेटिकली तो इस प्रोटॉन को इसके साथ इंटरेक्ट होना चाहिए था, पर क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा हो चुका है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये इससे इंटरेक्ट ना कर पा रहा हो। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने चाहिए, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ इंटरेक्शन नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इंटरेक्ट जिस पार्टिकल से करना था
वो फोर्स के रेंज के बाहर चला गया है। समझ पा रहे हो आप इसको? मतलब एक सर्टेन मास नंबर तक ऐसा होगा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होंगे वो सब एक दूसरे के रेंज में होंगे। एक सर्टेन मास नंबर के बाद न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा। उस बड़े साइज के न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एडजस्ट होंगे तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोटॉन अपने आसपास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ अपने आसपास कुछ लिमिटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही इंटरेक्ट कर पाए जो इस रेंज के अंदर, जो उस रेंज के बाहर न्यूट्रॉन बैठा होगा। फिजिकली तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्योंकि वो इस प्रोटॉन के रेंज में नहीं आ रहा तो इसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और इसीलिए नंबर ऑफ इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं एंड ग्राफ कांस्टेंट। क्योंकि जब इंटरेक्शन बढ़ेगा नहीं तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं आएगी तो मास डिफेक्ट ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से। और मास डिफेक्ट जब ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो बाइंडिंग एनर्जी मोर और लेस कांस्टेंट जाएगी। Sure. हाँ जी, हाँ सर जी। एक डाउट है, अब ये ग्राफ पता नहीं कितना सही है। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग ग्राफ, देखो हमारी किताब में देखोगे तो कितना स्मूथ ग्राफ दिखा रखा है बाइंडिंग एनर्जी का। ऐसे बढ़ा अचानक से डिप भी हुआ बीच में, एक जगह हल्का सा डिप किया है। मैक्सिमम तो आयरन पे ही है 26 Fe56। खैर आप सुनो, बस आपको बस यहाँ पर ध्यान समझना है क्योंकि इस पोर्शन से हमको ये लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इतने क्लोज ऑप्शंस होते हैं कि गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो ये आर्ग्यूमेंट भी मान लिया, ये आर्ग्यूमेंट भी मान लिया कि चलो मैथमेटिकली नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़े बट फिजिकली नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होने की वजह से कुछ ऐसे न्यूक्लियॉन्स होंगे जो किसी और न्यूक्लियॉन के रेंज में नहीं जा रहे होंगे। और समझ पाए इसको? हाँ जी। सर आपने बताया था कि न्यूक्लियस की रेडियस जो है उसका ऑर्डर 10⁻⁻15 है और जो रेंज है उसकी भी 10⁻⁻15 है। तो सर फिर जब नहीं नहीं, ऑर्डर दोनों का सेम है, ऑर्डर 10⁻⁻15 नहीं, क्योंकि उसमें a⁻1/3 भी तो है, मास नंबर का भी क्यूब रूट लगाओ उसमें। तो सर लेकिन मास नंबर का क्यूब रूट है, कितने ही मास नंबर कर लेंगे? 56 का क्यूब रूट कितना आएगा? तो 3 × 10⁻⁻15 हो गया ना, ये 1 × 10⁻⁻15 मीटर की रेंज है। ओके ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको ना? तो ये स्टोरी भी सही लग रही है कि ठीक है, मतलब ये भी समझ आ रहा है, ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है। तो फिर ये डिग्रीज क्यों हो रहा है थर्ड पार्ट कि अगर ये दोनों ही बातें सही हैं तो फिर आगे डिग्रीज नहीं होना चाहिए था। तो हाँ, अब उसको क्या समझा रहे हैं लोग कि भाई जब न्यूक्लियर इंटरेक्शन सैचुरेट हो गई, सैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए भाई इस कमरे में एक आदमी है तो किससे बात करेगा? किसी से नहीं। एक और आ जाए तो वो 2 लोग आपस में बात कर लोगे, एक और आ जाए 3 लोग, तो अब 3 लोगों के बीच बातचीत हो जाएगी। बढ़ते जाए नंबर, आदमी बढ़ाते जाओ कमरे में, तो जो बात करने वाले लोग हैं वो भी तो सैचुरेट होंगे, कि ऐसा तो है नहीं कि सबसे ही बात कर लोगे। भाई आप 4 5 6 लोग 7 लोग 8 लोग 10 लोग बात करोगे, उसके बाद आप कहोगे बाढ़ में जाओ। कितनों से दोस्ती करोगे आप? होगी सैचुरेशन लिमिट आएगी भाई। इवन फेसबुक पर भी सैचुरेशन लिमिट आ जाती है, इतने फ्रेंड्स हो गए वो कहता अब नहीं हो सकते। क्लियर हो सर? इंटरेक्ट करने की एक लिमिट हो सकती है भैया, आप ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड जिससे मन करे उससे इंटरेक्ट कर लो। तो ये कहते हैं कि जब न्यूक्लियर इंटरेक्शन सैचुरेट हो गया, लेकिन जो 2 चार्ज के बीच कोलम्बिक फोर्स है उसकी तो कोई सैचुरेशन आती नहीं। तो चाहे न्यूक्लियस कितना बड़ा हो जाए, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्सन तो करेंगे। ठीक है, वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा सकते आपस में, मतलब वो न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि रेंज में नहीं, लेकिन कोलम्बिक फोर्स की तो रेंज में हो आप, तो ये आपस में क्या करेंगे अब? रिपेल। तो जो अब तक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बन रहा था वो रिपल्सिव हो गया, और मास डिफेक्ट अट्रैक्टिव की वजह से था, अट्रैक्शन की वजह से हो रहा था। तो अट्रैक्शन की बजाय जब रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगी तो मास डिफेक्ट बढ़ने की बजाय कम हो गया, तो इसीलिए ग्राफ डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो दिस पोर्शन इज बिकॉज ऑफ कोलम्बिक रिपल्सन, द पोर्शन इज ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्सन।
और कुछ लोग कहते हैं कि नेचर इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स लिमिटेड है, इसीलिए बड़े मास नंबर्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा कर देते हैं प्रोटॉन से। इंटेलिजेंस देखिए ना, मतलब तो प्रोटॉन ज्यादा कर देते तो रिपल्सन ज्यादा नहीं हो जाती, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बढ़ा देते ताकि न्यूक्लियर फोर्स का नंबर ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसकी रेंज कम है, तो जिसकी रेंज कम है उसका नंबर बढ़ा दो, और कोलम्बिक फोर्स कम कर देते हैं ताकि वो न्यूक्लियस बैलेंस बना रहे और स्टेबल रहे। इसीलिए n/z रेशियो जो होता है 1 से क्रॉस कर जाता है आगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। मतलब हाई मास नंबर की स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रॉन्स ही है। भाई जो लो रेंज वाली फोर्स है उसका नंबर ऑफ फोर्स बढ़ा दो ना उसके, तो वो मिल करके कोलम्बिक फोर्स को बैलेंस कर देंगे। दैट इज रीजन की n/z इज मोर देन 1 फॉर हाई मास नंबर्स। तो ये सब ग्राफ जब हमारे मतलब साइंटिस्टों ने ये सब ग्राफ बनाए होंगे, उसके बाद उनको ये सब लगा कि इस तरीके के न्यूक्लियर फोर्सेस आते होंगे, तो उन्होंने कुल मिलाकर के न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज सामने रख दी, जो हम लोगों ने भी लिख दी है। पहली चीज तो थी इसकी रेंज कम है, सैचुरेट हो जाता है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है सो फार, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स है अभी तक ये, फंडामेंटल है, मास और चार्ज के इंडिपेंडेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये 1/r² की लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशन में 1/r² बनता है, कूलम्ब्स लॉ में 1/r² बनता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि दो न्यूक्लियॉन के बीच का डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुछ इस टाइप की बातें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताएगी। इवन एनसीईआरटी में एक ग्राफ और होगा, जिनके पास एनसीईआरटी होगी वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन एनर्जी का भी एक ग्राफ लेगा। एचसीवी में नहीं है बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन एनर्जी। नेहल एंड सुभी वगैरह तुम लोगों के पास है एनसीईआरटी इस टाइम पर? यस सर है। जो एक बार देखिए उसमें न्यूक्लियर इंटरेक्शन एनर्जी का भी एक ग्राफ है, और शायद वो ग्राफ कुछ ऐसा है। न्यूक्लियर इंटरेक्शन एनर्जी का न्यूक्लियर सेपरेशन के साथ, मतलब दो न्यूट्रॉन की सेपरेशन के साथ न्यूक्लियर इंटरेक्शन एनर्जी ग्राफ शायद कुछ इस टाइप का दिया होगा। देखो जरा, यस सर ऐसा ही दिया। बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है। आपके एनसीईआरटी में है, मतलब ऐसा नहीं है। और ये जेई मेंस वगैरह में आ सकता है भाई ग्राफ, द ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब दो न्यूट्रॉन्स के बीच, दो प्रोटॉन्स के बीच, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है उसका उन दोनों के सेपरेशन के साथ ग्राफ है। और ये ग्राफ ना बहुत ही स्टीपली, पोटेंशियल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन, बहुत स्टीपली जाकर के ये जीरो पहुंच जाता है, ऐसे ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यस सर। यस सर। बहुत स्टीप जाएगा ये। सर ये ग्राफ केमिकल बॉन्डिंग में भी था इस तरह। डिसोसिएशन एनर्जी में शायद रहा होगा ऐसा कुछ ग्राफ, बॉन्डिंग वगैरह। एक्सप्लेन कर रहे थे कि बॉन्ड बनने में मतलब क्या है। क्लास 11 से कंपेयर करो, क्लास 11 से फोर्स बराबर माइनस du/dr पढ़ते हो। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव आ रही कि पॉजिटिव आ रही? तो स्लोप du/dr यानी कि पॉजिटिव फोर्स आएगी। यस सर। ये वो मतलब यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव है, उसके बाद फोर्स आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव फोर्स इंडिकेट अट्रैक्शन। एक बड़ी अजीब सी चीज बता रहे हैं आपको, अट्रैक्शन यहाँ पर है, और पॉजिटिव फोर्स मतलब रिपल्सन, यानी कि दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यानी कुल मिलाकर के दो न्यूक्लियॉन रिपल भी होते हैं आपस में, अगर उनके बीच की सेपरेशन 0.8 एंगस्ट्रॉम 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाती है। मतलब नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स है,
लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज होने पर रिपल्सिव भी है। अजीब है न्यूक्लियर फोर्स। और कितना क्लोज होने पर? 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा कम पास आ गया अगर, तो जो न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्ट हो रहे थे अब वो रिपेल भी करेंगे एक दूसरे को। ये पोर्शन सिर्फ मेंस के लिए है, क्योंकि ये एक एक्चुअली डिबेट वाला क्वेश्चन है कि हम आंसर क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। मतलब इसमें चैलेंज करा जा सकता है ना कि न्यूक्लियर फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो आप सिर्फ बोर्ड और मेंस तक रखिए अट्रैक्टिव। अगर रेंज नहीं बोल रहे ना तो आप अट्रैक्टिव बोलो। और मान लो मुझे एमसीक्यू में है द न्यूक्लियर फोर्स ऑप्शन ए मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, तो जब मे बी का ऑप्शन है तो इसका मतलब दोनों हो सकते हैं। फिर कुछ चीजें बड़ी खराब है इसमें। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बाद और बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ के बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया देखिए आ गया होगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और इन सब के बाद यस सर, रेडियो एक्टिविटी सर। ठीक, रेडियो एक्टिविटी। बट उसके पहले रेडियो एक्टिविटी तो नहीं स्टार्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट है क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन में इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 एचसीवी का ही 50th क्वेश्चन देखो आपको, तो उसमें क्वेश्चन है फाइंड द क्यू वैल्यू और कुछ रिएक्शंस दी गई है ना, फाइंड द क्यू वैल्यू एंड कुछ रिएक्शंस उसमें लिखी गई है। तो उसके साथ डेटा क्या दिया हुआ है, रिएक्शंस के नीचे जो डेटा है क्या क्या दिया हुआ है, मासेस गिवन है। मासेस गिवन। तो क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मासेस। इसके पहले अभी क्यू वैल्यू निकाला था हमने, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी था। जस्ट पहले क्यू वैल्यू निकाल चुके हो आप, दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, तो वो क्यू वैल्यू वो भी थी, लेकिन वो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में थी और इस क्वेश्चन में मास के फॉर्म में चाहिए आपको, तो वो भी आ जाएगा, मास के फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है, मैं पहली रिएक्शन बता दूं कोई 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H1, ये रिएक्शन दी गई है, इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले काम किया करो आप, क्यू वैल्यू को रिएक्शन के राइट साइड पर लिखा करो, सबसे पहला काम। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज, तो उसको रिएक्शन के राइट साइड पर लिखो। और अब क्या करोगे आप, हाँ जैसे 1H2 का मास गिवन होगा प्रॉब्लम में, तो जो भी इसका मास गिवन है फॉर एग्जांपल m1, तो उसमें c² मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल ली। फिर आपको 1H2 का मास फिर दिया होगा, तो उसको m2 लिख लेते हैं, m2 इंटू c²। हालांकि इस क्वेश्चन में m1 m2 से बट किसी रिएक्शन में ये दोनों अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना, मेरे ख्याल से उसके नीचे की रिएक्शंस में अलग अलग होंगे, आपके रिएक्टेंट्स अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। तो इन जनरल m1c² m2c² बराबर रिएक्शन की राइट साइड पे जाओ, 1H3 जो प्रोडक्ट है इसका जो कुछ भी मास दिया जाएगा इंटू c², फिर 1H1 प्रोडक्ट इसका मास इंटू c² एंड प्लस क्यू वैल्यू। बस इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का क्यू निकाल सकते हो। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज सिंपली द एनर्जी बैलेंस, एनर्जी कंजर्वेशन एक तरीके से, मास के इक्विवेलेंट एनर्जी को कंजर्व किया जा रहा है। और ये सब मास जो है वो न्यूक्लियर मासेस है। अगर ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो आपको एटॉमिक मासेस गिवन है। 50th क्वेश्चन में जो डेटा अवेलेबल है उसमें सब एटॉमिक मासेस दिए हैं, और हमें मासेस चाहिए कौन से, न्यूक्लियर मासेस। तो क्यू वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें
तो क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। Yes, sir. ये तो बन जाएगा जनरलाइज फॉर्म। बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में क्या बन रहा था, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, माइनस रिएक्टेंट। और मास के फॉर्म में जब जाओगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो आएंगी या जिनकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जिसमें रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो और प्रोडक्ट के मास कम हो। हायर मास से लोअर मास वाली रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, उनकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हो। तो जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 50th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। 50th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में तो आपको 1s2 का एटॉमिक मास दिया होगा यार, Yes, क्वेश्चन sir. में इसका एटॉमिक मास दिया होगा। तो एक बार देखो जरा कितना दिया है 1s2 का एटॉमिक मास। 2.014102. अब डेसिमल के 3 प्लेस थे, वो 2.014 एटॉमिक मास है। आप क्या करोगे, उसमें से इसके 1 इलेक्ट्रॉन को लेस कर दीजिए, माइनस Me, फिर 1s2 तो इंटू 2 माइनस, अब प्रोडक्ट्स पे गए, 1s3 का जो मास गिवन होगा डेसिमल के 3 प्लेस तक 3.16, और उसमें से माइनस करेंगे अगेन 1 इलेक्ट्रॉन माइनस Me, माइनस एक और प्रोडक्ट है हमारे पास 1H1, तो इसका भी मास 1.007 होगा कुछ, और माइनस इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो होगा ये ना कि फाइनली जो Me का टर्म है वो फिर हट जाएगा एक्चुअली। तो मतलब हमें जरूरत पड़ती नहीं है, Me की जरूरत पड़ेगी नहीं किसी क्वेश्चन में, एक में पड़ती है वैसे, सर बीटा इनटू डीके के। सी स्क्वायर भी तो हाँ वो कर देंगे, वो इंटू सी स्क्वायर तो भी करेंगे। एक रिएक्शन में पड़ेगी, वो है बीटा डीके, उसमें Me का टर्म कैंसिल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग उसको बार बार लिखवाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम Me ना लिखे ना तो आप लोग ये मान लेते हो कि Me की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जब बीटा डीके का वो क्वेश्चन आता है उसमें Me कैंसिल नहीं होता है फिर। इसमें एक्चुअली सी स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करना होगा तुम्हें, क्योंकि वो क्या होता है जब 931 मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर कट जाता है। तो मतलब सिंपली ये जो Yes. वैल्यू आ रही है इसमें बस 931 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आई इसको इन सबको माइनस माइनस करके जो वैल्यू बने उसमें 931 मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मेगा। बस वो इसकी क्यू वैल्यू है। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन का निकाल सकते हो, उसमें बाकी के 2 रिएक्शन अपने आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, समझ पाए आप? बाकी के अपने आप कर लेंगे। ठीक है। क्या क्या चीजें कंजर्व होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, वो लिखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्वेशन किन किन चीजों का होता है? तो जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन फिजिक्स में है सब होते हैं। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक चीज नहीं होती जो है मास कंजर्वेशन नहीं होता। मास कंजर्वेशन नहीं होता। मास नहीं कंजर्व होता, मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब मास चेंज हो गया ना, तभी तो आप निकाल रहे हो ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास कर रहे हो, तो वो कहाँ कंजर्व है? अगर वो कंजर्व होता तो क्यू वैल्यू 0 आती। तो मास अलोन इज नॉट कंजर्व बट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास दैट इज कंजर्व। मतलब मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व कह सकते हो आप। मास एनर्जी सेपरेटली मास कंजर्व नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूं आपसे। मास नंबर कंजर्व होगा। मास नंबर अलग चीज है और मास अलग चीज है। मास नंबर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर है, वो कंजर्व होंगे।
मास नंबर कंजर्व होगा, चार्ज कंजर्व होगा, यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी, टोटल इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी कंजर्व, मतलब mc स्क्वायर कंजर्व होगा। सर जी तो जिस मास को कह रहे हैं आप कंजर्व नहीं होगा वो एक्सपेरिमेंटल वाला है ना? हाँ जी, हाँ ओके। वही बात है। ये क्वेश्चन ना एक बार ये भी करवाया गया था क्लास में, ये पैराग्राफ में है जी की, सब इन्हीं सब किताबों छाप डालते हैं लोग। ठीक है, ये अब जरा एचसीवी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाओ यार एक बार। इसमें पहले वो सारे पॉइंट रिमूव कर दो जहां से गलती होने के चांसेस है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आओगे। एचसीवी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से पकाऊ टाइप के, देखो ये वाला ऑब्जेक्टिव 1 6, पहले तो आप एक एक करके ऑब्जेक्टिव 1 का पहला जल्दी से देखो, ऑब्जेक्टिव 1 फर्स्ट, फटाफट देखते जाओ। पहले थ्योरी वाला पोर्शन देखता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसको अपने आप पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, मैं अगर आज छोड़ दिया तो कोई करेगा नहीं इसको, मतलब ये वो टॉपिक है जो रटवाने पड़ते हैं, रटो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सीवी के ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रल कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 एटॉमिक मास यूनिट से कम या बराबर? बराबर, बिल्कुल डेफिनेशन ही वही से निकली है। 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ही यही है कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 कार्बन एटम का मास, तो वो इक्वल टू 12 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, मतलब कितने बेसिक क्वेश्चन है, मास नंबर क्या होता है? ठीक है, तीसरा हो जल्दी से, क्या हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन? देखो भाई सब लोग उधर भी, ऑनलाइन वाले लोग भी किताब देखते रहिए, मैंने दोबारा करोगे नहीं, फिर बोल रहा हूँ दोबारा करोगे तो बहुत बोरिंग होता है, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। फोर्थ आंसर बाद में देखा करो, पहले टिक करते जाओ, बाद में देखना आंसर सही है गलत है। फोर्थ देखो, अभी अभी पढ़ा है आपने, तुरंत करना है। देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं यार, मतलब हरी करियर जी, क्या कंफ्यूजन? मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज ए ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर। बी वाला क्या है? हाँ बी होगा ना इसमें, डी डी होगा सर। क्या होता है इसमें, यही सब लोचा होता है। पांचवा नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये रेडियो एक्टिविटी कैसे है? नहीं वो सर इसका है, अरे तो ये तो वैसे r बराबर r0, ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है। a टू द पावर 1/3, जब इसका लॉग लोगे तो ln r है बाय r0, जब लॉग ले लेंगे तो ये 1/3 और log a बन जाएगा। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? 6 क्वेश्चन में देखिए, किस फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर? न्यूक्लियर फोर्स की। और अभी हम लोग जो लिख रहे थे इतनी देर से, उसमें ये बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स मास और चार्ज पर ही डिपेंड करता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में भी उतना ही रहेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी उतना ही रहेगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी सेम रहेगा। तो इसका ऑप्शन, किसी भी दो के बीच में न्यूक्लियर फोर्स सेम आएगी। न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच, दो न्यूट्रॉन्स के बीच, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच सेम रहता है। फंडामेंटल फोर्स है, मास और चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला वाला ऑप्शन देखो जरा, अगला क्वेश्चन। अब नेट फोर्स कह दिया, हाँ तो न्यूक्लियर फोर्स तो सब में लगेगा, न्यूट्रल पार्टिकल्स में भी लगेगा।
लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन में कोलम्बिक फोर्स भी लगेगी, तो अब कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। कोलम्बिक फोर्स सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन में रहेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कोई कोलम्बिक फोर्स नहीं होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी कोलम्बिक फोर्स नहीं होगा, क्योंकि एक में चार्ज है एक में चार्ज नहीं है। तो कोलम्बिक फोर्स की वजह से प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच की जो नेट फोर्स होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हुआ? डी वाला। इस तरीके की लैंग्वेज, थोड़े से छोटे लैंग्वेज चेंज होते हैं। अब 8th जरा देखो, 8th समझो। 10 FM, अच्छा FM जो है ना फर्मी मीटर, फर्मी मीटर होता है 10 टू द पावर, और 1 फर्मी मीटर से आगे निकल गए अगर तो रेंज के बाहर हो आप। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है ना? तो जो ये पॉइंट दिखे हैं ना हम लोगों ने, उनके ऊपर भी क्वेश्चन, यही मैं बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं, इस तरीके के बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में ना हो पाए तो सोचे, मतलब अजीब बेइज्जती नहीं है कि फ्री वाले क्वेश्चन है ये सब। नाइन्थ पक्का ना? वो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ को समझा होगा तो इसका आंसर दे पाओगे कि पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट होता है फिर घटता है। अगला वाला बाइंडिंग एनर्जी का डिस्क्रिप्शन है, मतलब तुम्हें क्या समझ आया भैया बाइंडिंग एनर्जी के बारे में? कर कंफ्यूज हो गई कि क्या टिक करें। मुद्दा पक्का है तुम्हारा? करो टिक, क्या करना है? तो कौन सा पेपर हो रहा है यहाँ पर? अभी तो जो कॉन्फिडेंस लग रहा है उसमें मारो टिक। नहीं, आपको ये बाइंडिंग एनर्जी जो अभी बोला था समझ आ रहा क्या है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो फंस गए ना। अच्छा, रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, डी तो साफ दिख रहा है यार, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं की गई है कोई, तो मॉडर्न फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का कोई जिक्र नहीं होता कभी, तो डी गलत। बाकी सब सही है क्या? मतलब ये तो चलो रॉन्ग पूछा है, बट बाकी सब तुमको सही लग रहे हैं कि ऐसे ही कि डी गलत हो गया इसलिए वो सब सही हो गए? सी में डाउट है? है सर। हाँ, सी में डाउट है। तो ये तो था mc स्क्वायर का, तो डिफरेंस निकाला तुमने, क्या किया आपने? प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास ऐड करके और एक्सपेरिमेंटल मास माइनस करके बाद में सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या है? रेस्ट एनर्जी तो निकाल रहे, m इंटू सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी है, सही है वो। जो अभी हम कर रहे थे ना डेल्टा mc स्क्वायर निकाल रहे हो, वो क्या है? मास। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के पहले लेक्चर में ये बात हुई है कि m इंटू सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी होती है, क्योंकि अगर एनर्जी मोशन में होते तो वो m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो इसका तो कोई यूज किया नहीं हमने, मोशन वाली एनर्जी तो लगाई नहीं थी, तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ रेस्ट एनर्जी। नहीं, वो तो बाद में करेंगे, एक और पॉइंट है। एक क्वेश्चन और था यार, एक कहाँ इसमें कहाँ है भगवान जाने। चैप्टर की ये पेज नंबर 424 पे जाइए, पेज नंबर 424 पे, पेज नंबर 424 पे न्यूक्लियर फोर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है?
देखो इसको पढ़ो वैसे ही, भाई इनऑर्गेनिक टाइप पढ़ो, उसको हर चीज याद कर लीजिए, उसके पॉइंट्स लिखेंगे ABCD करके न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसमें जो आखिरी में डी वाला पॉइंट है, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज में डी वाला पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कि सेंट्रल फोर्स नहीं है, मतलब 1/r² वाली चीज नहीं है। सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं मैकेनिक्स में, अगर याद करो, जो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग रहे हो, मतलब मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स उसको बोलते हो। जैसे अगर कोई पॉइंट है एंड अ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स दैट पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल, मतलब उस फोर्स का सेंटर है कॉमन, या फिर उससे हमेशा बाहर की तरफ लग रहे हो, तो उस टाइप की फोर्स है नहीं है। उसके अलावा एक और बात लिखी है उसमें, अगली लाइन, फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नॉट सोनली डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस। डिपेंड करने डिस्टेंस का फंक्शन है नहीं, स्पिन का फंक्शन है एक्चुअली। अजीब सी चीज है ये बड़ी नई चीज है, लिखो मतलब इसको ध्यान रखना है, स्पिन का टर्म है ये। अब स्पिन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी वैसे ही स्पिन नंबर है इनके, जैसे इलेक्ट्रॉन के होते हैं +½ और -½ इनके भी स्पिन नंबर्स होते हैं। और उसमें क्या लिखा है, लाइक स्पिन वालों में ज्यादा फोर्स होती है और अनलाइक स्पिन में कम हो जाती है। तो अगर आप न्यूक्लियर स्पिन कंसिडर करते हो, देखिए विदाउट न्यूक्लियर स्पिन हमने कहा था कि फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इज सेम एज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज सेम एज द फोर्स बिटवीन, ये कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब यहाँ पर भी जो क्वेश्चन बन सकता है कि द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स ऑफ सिमिलर स्पिन एंड द फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन कौन सा ज्यादा होगा, तो ये भी अपने थ्योरी में कहीं ऐड कर लो। लाइक स्पिन पार्टिकल्स विल हैव मोर फोर्स देन अपोजिट स्पिन पार्टिकल्स। और ये स्पिन का मतलब न्यूक्लियॉन्स का एंगुलर मोमेंटम होता है। ये स्पिन +½ -½ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम। ये ऊपर लिखा भी है, बल्कि इसके पैराग्राफ ऊपर न्यूक्लियर स्पिन के बारे में लिखा भी है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसके बाद एक और है, जहां पर ये डी पॉइंट है उसके 2 पैराग्राफ नीचे छोड़ के लिखो, बिकॉज ऑफ, देखो ये भी एक नई चीज है, बिकॉज ऑफ वो कौन है, पाउलीज प्रिंसिपल जो है ना, लिखा आपको 2 पैराग्राफ नीचे, मतलब बिकॉज ऑफ द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ देखो, अब इसको भी समझो जरा क्या है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हो 1s2 2s2 2p6 करके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है भरने का, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स डिफाइन किए गए, इनसाइड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। और इनका ये कहना है, पाउलिस का ये कहना है कि एक एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद फिर अगले वाले में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, नेक्स्ट वाले में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इस तरीके से न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी लेवल में फीलिंग्स आती है। तो अगर मुझे 5C12 का कॉन्फ़िगरेशन दिखाना हो, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, 5C12 की न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में फिर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसके नेक्स्ट वाले में 1 प्रोटॉन, क्योंकि टोटल प्रोटॉन 5 ही है आपके पास, 2 न्यूट्रॉन, यानी यहाँ पर एक वैकेंसी आ गई और 1 न्यूट्रॉन ऊपर जाएगा। ये 5B12 का न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जो कि अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
पाउलिस प्रिंसिपल के हिसाब से लोअर एनर्जी लेवल में अगर खाली जगह है तो ये स्टेबल नहीं हो सकता। तो 5b12 एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है और इसी का डिके होगा। फिर ऐसे ही न्यूक्लियस डिके करते हैं और इसमें डिके क्या होगा, ये न्यूट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इन अ प्रोटॉन और साथ में रिलीज करेगा एक बीटा पार्टिकल एंड दिस इज कॉल्ड बीटा डिके। द रीजन बिहाइंड बीटा डिके कैसे, अरे जो भी है बी लिख लो यार इसको, 5b12 लिख लो। मतलब रीजन वाई 5b12 इज अनस्टेबल ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनना जो अनस्टेबल है और इसीलिए बोलते हैं कि इसका बीटा डिके होगा और ये बीटा माइनस डिके होगा बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो जब ये प्रोटॉन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ही आ सकता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए साथ में एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको बीटा पार्टिकल बोला गया और प्लस इसमें एक पार्टिकल और निकलता है, तो उसकी डिस्कशन बाद में होगी, उसको न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बोले गए। वो एक तीसरा पार्टिकल है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो करके दो पार्टिकल्स है, इनमें एंटी न्यूट्रिनो आता है। ठीक है, तो बस यहीं तक है आज के लिए, बाकी रेडियो एक्टिविटी अगली क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।